Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। जो आम आदमी के तरह लोगों की जिंदगी को महसूस करता हो और हर आदमी की आवाज बन जाए। दुनिया में दो व्यक्ति, एक तरफ दो लड़ने और मरने वाले जज्बा रखने वाली दो भाई बहन एक तरफ, ये दो व्यक्ति कौन है? गुजरात का दुनिया में सबसे बड़ा ठग, इससे बड़ा झूठ बोलने वाला धरती पर मैंने दुनिया में, मैं बहुत छोटे से उम्र में मैं एमएलए एमपी बन गया। मैंने इतना झूठ बोलते धरती पर किसी व्यक्ति को आज तक नहीं देखा जितना ये दोनों व्यक्ति दुनिया में झूठ बोलता है। झूठ क्यों बोलता है वो मैं आपको बताता हूं। और उत्तर प्रदेश से क्यों इस दोनों गुजराती को भगाना चाहिए। देखिए, ये सवाल राहुल गांधी जी का नहीं है और सवाल अखिलेश यादव जी का नहीं है और सवाल इंडिया गठबंधन का नहीं है। सवाल इस उत्तर प्रदेश के सैकड़ों कई करोड़ उस व्यक्ति का है जिन्होंने, जिस रायबरेली ने 40 साल पहले पीएम दिया, जिस रायबरेली अमेठी ने दुनिया में वर्ल्ड के इतिहास को सम्मान दिया, आज उसका बेटा के रूप में एक व्यक्ति, एक शख्सियत तक पहुंचा है जब उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के दर्द को महसूस किया है। वह व्यक्ति आपके दर्द को महसूस किया, आपकी भावना को क्यों महसूस किया? एक व्यक्ति ने आपसे क्या कहा उसको आप सुन लीजिए। एक व्यक्ति गुजरात से निकलता है 2014 में और वो सपना दिखाता है दुनिया को, छू मंत्र जादू मंत्र, बस चुटकी में। मैं शुरू करता हूं 10 सालों के अंदर आदरणीय देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के जितने आम लोगों का पैसा था वो सब यहां से गुजराती को पहुंचा दिया। सब पैसे कैसे पहुंचाए वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहली बात आप याद करिए, आप यहां जितने लोग बैठे हैं, आप लोग अपने गांव में, अपने घर में, आप अपने बारे में कभी नहीं सोचते हैं। आप पीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, मुखिया कौन बनेंगे, इसकी चिंता तो है, लेकिन आपकी गरीबी खत्म कैसे होगी? आपके बच्चे 4000 का कपड़ा कब पहनेंगे? 10,000 का ब्रांडेड कपड़ा आप कब पहनिएगा? आपके बच्चे आईआईएम में, आईआईटी में कब पढ़ेंगे? आपके घर में लैपटॉप और कंप्यूटर होगा कि नहीं? आपके पास वैक्यूम होगा कि नहीं? इसके बारे में आप कभी नहीं सोचते। आप सोचते हैं पप्पू यादव कब बन जाए, आप सोचते हैं देश का पीएम कब बन जाए, आप सोचते हैं कौन सीएम बने, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि आपका बेटा क्या बने। आपकी बेटी के शरीर पर, मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान में किसी पर हमला किया ना, तो वो हमला आप पर किया, महिलाओं पे, और कैसे हमला किया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नोटबंदी याद है? नोटबंदी याद है? मां को याद है? नोट आपने पति से चुरा करके पति के लिए और बच्चे के लिए पैसा रखा था ना, वो पैसा निकल गया। पता है किसने निकाला? किसने निकाला जी? नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरा हमला आप पर किसने की पता है? 160 रुपया किलो और 120 रुपया तेल और 1200 से 1400 रुपया में गैस सिलेंडर
यहाँ कितने लोग हैं जो 1200 रुपये में गैस सिलेंडर भरवा सकते हैं? कितने लोग? कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी महिलाएं, 90% महिलाएं, यहाँ कितने लोग हैं जो हाथ उठाओ जिसके पास 1 बीघा जमीन है? वो हाथ उठाओ। 1 बीघा, एक भाई पर 1 बीघा, एक भाई पर, एक भाई पर। 90% लोगों को कट्ठे धूल में जमीन नहीं है, कट्ठे धूल में 90%। 96% लोगों को वकील नहीं है, 74% लोगों के पास पक्के का मकान नहीं है। आपके पास है क्या? ना फैक्ट्री, ना रोजगार, ना खेती, ना पैसा। आपके पास क्या है ये आप बता दो हमें। आपके पास 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम, मतलब एक व्यक्ति देश में सबसे ज्यादा गरीबी और सबसे ज्यादा गरीब देश के प्रधानमंत्री कभी गरीब पर चर्चा क्यों नहीं करते? गरीबी पे चर्चा क्यों नहीं करते? बेरोजगारी पे चर्चा क्यों नहीं करते? एजुकेशन पे चर्चा क्यों नहीं करते? वो हमेशा राहुल जी और प्रियंका जी को गाली देने में क्यों लगे रहते? आप उनसे पूछो कि नरेंद्र मोदी जी 10 साल में आपने क्या किया? एक काम बताओ, एक स्कूल का नाम बताओ, एक सिंगल नवोदय स्कूल कांग्रेस, कस्तूरबा कांग्रेस, कल्याण छात्रावास कांग्रेस, सेंट्रल स्कूल कांग्रेस, IIM कांग्रेस, IIT कांग्रेस, डिग्री कॉलेज कांग्रेस, साइंस कॉलेज कांग्रेस, एम्स कांग्रेस, सदर अस्पताल कांग्रेस। आप मोदी जी से पूछो कि आपने 10 साल में कोई एक संस्था का नाम बताओ, कोई एक संस्था का नाम बताओ जो आपने बनाया और आपने गरीबों के लिए सोचा। सबसे बड़ा विरोधी दुनिया में कौन है? गरीब विरोधी कौन है? सबसे बड़ा राहुल गांधी जी बात करते हैं गरीब की, आम आदमी की, और नरेंद्र मोदी जी बात करता है आपको गरीब। अब जैसे मैं, आपको पता है कोरोना जानते हो? कोरोना आया था ना, जोर से बोलो ना, कोरोना आया था। मैं कह रहा हूं कोरोना नहीं आया था, मैं उदाहरण हूं उसका। मैंने हजारों लाश को उठाए, मैंने हिंदुस्तान के हर मजदूरों के अकाउंट में पर्सनली हर जगह, यूपी, बंगाल, बिहार, कोई ऐसा शहर नहीं जो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर ना पहुंचाया हो। और मेरा ट्वीट है कि ये कोरोना लाया हुआ है, कोरोना नहीं है। राहुल जी का याद करो, वो सब ताली थाली और दीप जलाने पर राहुल जी का वो विरोध, वो तरीके का विरोध। और हम कोई अस्पताल नहीं बाकी था जहां हम नहीं जाते थे। लाश मैंने उठाए, हमें कोरोना नहीं हुई, कभी नहीं हुआ। मैंने मुंह में मास्क नहीं लगाया, कोरोना नहीं हुई। मैंने ट्वीट किया था ये बूस्टर डोज मत लो। ये बूस्टर डोज किसने लगवाया? किसने फायदा दिए? 5,000 करोड़ रुपया से ज्यादा इस दवाई कंपनी को, 5 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी। और वो बूस्टर डोज के मालिक कह रहे हैं कि जो भी बूस्टर डोज लगाया होगा वो उसको हार्ट अटैक होगा और ब्रेन स्ट्रोक कर जाएगा, वो मर जाएगा, नहीं बच सकता। हर काम आम आदमी विरोधी नरेंद्र मोदी ने किया है। काला धन नहीं आई, नोटबंदी, किसान बर्बाद हुए, मां बर्बाद हुई, व्यापारी बर्बाद हुए। कोई एक चीज नरेंद्र मोदी जी का अच्छाई दिखा दो आप, कोई एक चीज, कोई सिंगल।
नौकरी 10,000 को नहीं, आरक्षण का सबसे ज्यादा विरोध सुप्रीम कोर्ट में किसने किया? किसने? सबसे ज्यादा। आजाद हिंदुस्तान के बाद जब आरक्षण बिहार सरकार ने निर्णय लिया स्टालिन के बाद देने का, तो सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया नरेंद्र मोदी और आरएसएस की सरकार। सबसे ज्यादा। जाति जनगणना का विरोध किसने किया? सबसे ज्यादा जाति जनगणना का विरोध किया नरेंद्र मोदी। जाति जनगणना का मतलब बहुत क्लियर है। जाति जनगणना का मतलब होता है एक गरीब आदमी की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति को ऊपर लाना, किसी जाति को गाली देना नहीं। निषाद, मल्लाह, जाटव, पासवान, राम, मंडल, केवट, केवरट, नुनिया, चंद्रवंशी, शाह, जोराह, तोलाब, कमार, कुम्हार, एक ऐसा समाज जो मंडल कमीशन के बाद जिसकी प्रगति न हुई, और उस समाज को लाने की बात राहुल गांधी जी करते हैं, और उसका सबसे बड़ा विरोधी नरेंद्र मोदी जी। आप वोट देते हैं उसको, नरेंद्र मोदी जी को वोट क्यों? जब ओबीसी का विरोध हो, दलित का विरोध हो, संविधान का विरोध हो, लोकतंत्र का विरोध हो, मजदूर का विरोध हो। मनमोहन सिंह जी ने कानून बनाया था मजदूर के लिए, और कोरोना में नरेंद्र मोदी ने कानून को बदल दिया, एक्ट बदल दिया, एक्ट बदल दिए। राहुल गांधी जी कहते हैं 400 रुपया प्रत्येक दिन मजदूरी दूंगा। ये कहता है नहीं, नहीं, मजदूरों के जेब में पैसे नहीं रहने चाहिए। यदि उसके जेब में पैसा हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर का राज स्थापित हो जाए। ये सबसे बड़े दुश्मन है बाबा साहब अम्बेडकर, ये सबसे बड़े दुश्मन है गरीब के। इसीलिए मैं आपके पास आशीर्वाद लेने आया हूं उस व्यक्ति के लिए। बिहार से चलकर हमारी लड़ाई सिर्फ गरीबों के आंसू पोंछने के लिए, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग सत्ता के लिए भूखे नहीं हैं। राहुल जी आपका बेटा है, प्रियंका जी आपकी बेटी है। मुझे पता है कि रायबरेली हमेशा गांधी परिवार को बच्चों की तरह पाला है, देखा है। पप्पू यादव की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है युवाओं को कि राहुल गांधी जी को आप वोट नहीं दे रहे हैं, अपनी जिंदगी बनाने के लिए आप राहुल गांधी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप वोट नहीं दे रहे हैं, आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए आप राहुल जी को वोट दे रहे हैं। आप वोट नहीं दे रहे, ये मैं आपको बता दूं। आप अपने बच्चों की भविष्य के लिए दे रहे हैं। ये राहुल जी नहीं बनेंगे, ये आपके बच्चे बनेंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी से आप पूछो, हिंदुस्तान के एक नौकरी, एक 10 साल के बाद, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बैंकिंग के लिए कहा। क्या बोला बैंकिंग के लिए? मैं इस युवा से पूछना चाहता हूं, क्या बोला? उन्होंने कहा कि मेरे पास नौकरी नहीं थी, अब मैं 5 लाख बैंकिंग में, इसके बाद आऊंगा तो मैं वैकेंसी निकालूंगा। आप कभी सोचते हो कि आपके बच्चे, मैं चैलेंज के साथ आपको कहता हूं, 100 नरेंद्र मोदी जी जन्म लेने ना, वो नौकरी आप नहीं दे सकते, भारत नहीं दे सकते। भारत में यदि नियमित करने का किसी को ताकत है, भारत में यदि संविदा और नियोजित को मिटाने की ताकत है, और हर बच्चे को परमानेंट नौकरी की देने की ताकत है, वो जज्बा सिर्फ राहुल गांधी के भीतर, वो नरेंद्र मोदी के भीतर नहीं है। आप पढ़ोगे क्या? आप कहां पढ़ोगे? नरेंद्र मोदी जी आपको पढ़ने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी का डिजिटल ग्रुप आपको नौकरी से निकाल दिया।
और जब तक ये डिजिटल रहेगा नौकरी आप नहीं कर सकते हो। ये आप लिख लो। आप यहां सिर्फ मीटिंग के लिए नहीं आए हो, आप आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए आए हो, आप आने वाले किसानों के भविष्य के लिए आए हो, आने वाले बेटियों के भविष्य के लिए आए हो। मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। मैं आपसे कोई भाषण देने नहीं, हमें हमारे नेता आरपी यादव जी ने आदेश दिया और वर्मा जी ने कहा कि आप हमारी 10, 12, 25 गांव में सभा थी, हमारे साथ सभी नेता चल रहे थे। इनका आदेश हुआ, मुझे लगा कि चलो मैं भी आपका आशीर्वाद रायबरेली की धरती पर एक बेटा की तरह प्राप्त कर लूं, और मैं आपका पैर छूने आ गया। मैं एक गरीब, मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, मैं एक आम आदमी हूं। हिंदुस्तान में कोई शौक नहीं है हम लोगों को राजनीति करने का। पूरी दुनिया हम लोगों के लिए खड़ी रहती। रायबरेली में आके हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं, और ये मेरी खुशनसीबी है कि हमें रायबरेली की जनता को देखने का और अपनी मां से आशीर्वाद लेने का मौका मिला, अपनी बेटियों को समझने का। अखिलेश यादव जी एक ऐसा व्यक्ति जो जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के राजनीति करता है, जो आम आदमी के विकास की बात करता है। अखिलेश यादव जी से बड़ा विनम्र और सोबर आदमी। एक तरफ राहुल गांधी जी जो आपके लिए दुनिया में सबको डराया, ये नरेंद्र मोदी, यदि कोई नहीं डरा नरेंद्र मोदी जी से तो राहुल और प्रियंका है जो इससे नहीं डरा, इसको डराया, इससे डरा नहीं। यदि नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज्यादा डर किसी से है तो राहुल गांधी और प्रियंका से है। क्यों डर है? इसीलिए डर है कि नरेंद्र मोदी के झूठ को और वो जो किसानों के जेब से, युवाओं के जेब को खाली किया है, छोटे व्यापारी के पैसे लूट करके गुजरातियों को भरा है, गुजरात के विकास में नहीं, गुजराती को, और वो भी 2-3 गुजराती को। ये सबसे बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश का पैसा उत्तर प्रदेश के विकास में नहीं लगा। और आज मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा दलित समाज को, सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा अत्यंत पिछड़े समाज को, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के दर्द को समझा। और आज आप लोग, मुझे उत्तर प्रदेश पर गर्व है बिहार से ज्यादा, यहां के दलितों ने हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जंग की आवाज दे दी। ये बिहार में कम है, यहां ज्यादा है। यहां के पढ़े लिखे युवा नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दिखाई, वो इसीलिए कि राहुल गांधी और प्रियंका जी, अखिलेश जी का जो गठबंधन है, जो सभी जाति को लेकर के चलने की हिम्मत और उत्तर प्रदेश को इस ठग से बचाने की जो जज्बा दिखा है, आज पूरा उत्तर प्रदेश राहुल जी, प्रियंका जी और अखिलेश जी के साथ खड़ा है। मैं इसीलिए आपको धन्यवाद देने आया। मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि राहुल जी एक फकीर है, राहुल जी एक त्यागी है, राहुल जी रियल में एक क्रांतिकारी जज्बा रखने वाला, जिसके भीतर मरने का डर नहीं है, और जिसके भीतर मरने का डर खत्म हो जाए, समझना वो देश बचाने की ताकत और हर इंसान को खुशी देने की ताकत उसके भीतर पैदा। राहुल आपकी खुशी है, राहुल आपके जीने और मुस्कुराने का अवसर है। मैं इसीलिए आपके पास आया। एक व्यक्ति जिसने 475 फैक्ट्री को बेच दिया, ऑटोमोबाइल खत्म हो गए, चाइना की सारी फैक्ट्री वियतनाम चली गई, इंडिया नहीं आया, पूंजी निवेश नहीं हुए उत्तर प्रदेश में, और एक व्यक्ति राहुल गांधी
फैक्ट्री को बचाने के लिए सड़कों पे लाठी था। एक भी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में आए, एक भी चीनी मिल लगी? एक चीनी मिल का नाम बताओ, एक चीनी मिल। रायबरेली में जो कांग्रेस ने दिया उसको भी बंद करने का प्रयास किसी आया कि 4 साल से अमेठी में बिजली नहीं है, इसलिए बिजली आपके पास आया। मैं तो आपका बेटा और सच्चा सेवक हूं, देश के हर गरीबों की सेवा दिल्ली में करता हूं, किसी को लौटने नहीं देता हूं दिल्ली से। मैं मूलधन है आपके राहुल जी और प्रियंका जी। पप्पू यादव एक बेटे के सूद और ब्याज के रूप में आया है, ये याद रखना। मैं आपकी मजदूरी जहां रहूंगा एक बेटे की तरह करूंगा। आप याद कर लेना, दिल्ली रहूं या कहीं, जो सेवा प्रियंका जी राहुल जी करेंगे वह सेवा में पप्पू आपके साथ खड़ा रहे। यही मैं आपका आशीर्वाद लेने आया। राहुल गांधी जी को इतना आशीर्वाद देना कि दुनिया का इतिहास बदल जाए, वर्ल्ड रायबरेली को सम्मान करे और इसी उत्तर प्रदेश की धरती से 40 साल बाद राहुल गांधी जी को पीएम के रूप में एक बार पूरे देश को आप आशीर्वाद के रूप में इतनी जोर से ताली बजाओ कि दिल्ली के संकलन हार जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा अरे कौन सा? जोर से बोलिए ना, कौन सा? राहुल जी को पीएम बनाइएगा ना? 40 साल बाद रायबरेली पीएम बनाएगा ना? बस यही कहने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको पैर छू के प्रणाम करता हूं। जय भीम, प्रणाम रायबरेली, सलाम रायबरेली और जय भीम रायबरेली। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।